हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे दूसरे मार्केट्स को देख के, कमोडिटी करेंसी मार्केट को देख के अपना मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर क्रूड ऑयल ये कर रहा है तो हमारी ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको अफेक्ट होगा, या फिर अगर नेचुरल गैस में कुछ मूवमेंट हो रहा है तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही हम काफ़ी जो कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर और अपना कॉपर, इस चीज़ में डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों के मतलब मूवमेंट से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड हम कैसे उनको ट्रैक करके हमारे इंडियन मार्केट में जो है मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। उसको ट्रैक करके हम इंडियन मार्केट में कैसे जो है मूवमेंट कैच कर सकते हैं, अपसाइड डाउन साइड बोथ। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आज कि हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाके एक लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ग्लोबल के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है। मैंने देखो बर्नट ऑयल भी ऐड किया हुआ है, यूके यूएस ऑयल भी ऐड किया हुआ है। तो इनमें फ़र्क क्या होता है? ठीक है, सारे क्रूड ऑयल, अगर आप देखोगे सब क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल सारे क्रूड ऑयल। इनमें फ़र्क क्या है? क्रूड ऑयल जो होता है उनमें कई तरीके का फ़र्क होता है। क्रूड ऑयल जो होता है वो मोटा मोटे अगर आप मानो तो वो दो तरीके का होता है। तो जो दो तरीके के मेन जो क्रूड ऑयल्स होते हैं, वो एक होता है ब्रंट क्रूड ऑयल जो ये होता है, एंड दूसरा होता है यूएस ऑयल जिसको हम WTI भी बोलते हैं। और जो WTI होती है उसकी फुल फॉर्म होती है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, तो वो यूएस का ऑयल होता है। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो जो ब्रंट ऑयल होता है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। यूरोपियन कंट्रीज से जो आता है उसको हम ब्रंट ऑयल बेसिकली बोलते हैं। तो उसका, और देखो अगर आप देखोगे इसका 84 प्राइस चल रहा है और यूएस का हमेशा कम चल रहा है। तो क्या होता है ना, कभी कभी इसका भी प्राइस ज़्यादा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। वैसे नेचुरली हमेशा जो है ब्रंट ऑयल का प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो हम प्योर होता है ज़्यादा। और जो यूएस ऑयल होता है, WTI क्रूड ऑयल होता है, उसका भाव हमेशा कम होता है। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं लोग जो आर्बिट्राज में ट्रेडिंग करते हैं, तो कई कई बार क्या होता है कि जो यूएस ऑयल होता है इसका भाव बढ़ जाता है एंड इसका भाव कम हो जाता है। पर नेचुरली क्या होना चाहिए, नेचुरली जो ब्रंट ऑयल है उसका भाव ज़्यादा होना चाहिए, इसका भाव कम होना चाहिए। तो वैसे वो ट्रेड कर लेते हैं कि जब इसका भाव ऊपर होता है तो वो इनमें ट्रेड कर लेते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसको बाय करके सेल कर देंगे, इसको सेल करके बाय कर लेंगे, ऐसे तरीके से। ठीक है, तो उसको हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऐसे बहुत एल्गो ट्रेडर्स बोलते हैं जिनको, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ट्रेड्स को डिडक्ट करके अपना ट्रेड पंच करते रहते हैं। तो हम इनसे कैसे पता लगा सकते हैं? अब आपने क्या सीखा कि ब्रंट ऑयल दो तरीके का होता है। ठीक है, एक WTI होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, एंड दूसरा हमारा होता है ब्रंट ऑयल जिसको हम कहते हैं यूरोपियन ऑयल बेसिकली। ठीक है, एक होता है अमेरिकन ऑयल, एक होता है यूरोपियन ऑयल। जो यूरोपियन ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो प्योर होता है ज़्यादा कंपैरिजन टू WTI। ठीक है, तो हमें ये मोटा मोटी पता चल गया। इससे ज़्यादा आपको अगर क्रूड ऑयल में जानना है तो अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ। पर अगर मैं इसी वीडियो में पूरा क्रूड ऑयल की बातें कर दूंगा तो आपको वो है ना कि ऊपर से जाएगा। पहले आप इसका बेसिक समझो क्रूड ऑयल का, तो बेसिक समझने के बाद फिर आप जो है धीरे 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 उस चीज़ में जाना। अब हमें क्या देखना है कि अब वॉर की वजह से, अब वॉर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें यूज होती है? वेपन्स यूज होते हैं। अब वॉर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें यूज होती हैं? क्रूड ऑयल की ऑब्वियसली नीड होती है। ये जो अपने नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन चीज़ों की बहुत नीड होती है वॉर में। गन्स बनाने के लिए भी क्रूड ऑयल बहुत यूज़ में आता है ना। फायर करने में भी क्रूड ऑयल बहुत यूज़ में आता है। तो क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर किसी कंट्री में वार है, जैसे अभी जो पैलेस्टाइन और उसकी इसराइल की वॉर चल रही है, तो उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़े थे। इस दिन हमें न्यूज़ मिली थी और इस दिन बहुत बड़े थे, अगर मैं आपको दिखाऊं। बट क्या हुआ, अगले दिन से ही वापस ये रेजिस्टेंस पॉइंट भी था उसके लिए, वापस नीचे आने लग गए। अब ये सपोर्ट पॉइंट है। तो अब क्या करेगा ना, कभी भी क्रूड ऑयल या फिर जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं, पहले पुल बैक था ये स्टॉक, क्रूड ऑयल नीचे गिरा, उसके बाद वन पुल बैक, पहला पुल बैक, उसमें कभी भी हम बाय नहीं करते। सेकंड पुल बैक, तो अगर ये इस लो को ब्रीच नहीं करता है, इस लो को ब्रीच नहीं किया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। याद रखना ये वाला जो लो है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, जैसे ही ये लो ब्रीच नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे जो डबल बॉटम की तरह रिएक्ट करेगा, एंड हम उसमें टारगेट जो है वो ये रख सकते हैं 94 के आसपास का। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में हमें पता चल गया कि तेज़ी है। तेज़ी कब तक है?
अब मान लो ये वॉर चल रहा है एंड हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी कि यहाँ से हमने यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक दिया। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पुल बैक में ना कभी बाय करते हैं ना कभी सेल करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में तो सेल कर सकते हैं फर्स्ट पुल बैक में, बट बाय हम कभी भी नहीं करते हैं। नीचे आया, अगर इस लो को ब्रीच नहीं करता है और यहाँ से डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एंड फिर जो मोस्ट अपनी क्वांटिटी होगी 70-80% वो हम इस ब्रेकआउट पे जो है एंट्री करेंगे, तो अपना एवरेज यहीं कहीं के आसपास आ जाएगा। तो हम यहाँ का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का रहना चाहिए, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में हमें ये पता चल गया। अब ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो जिसको क्रूड ऑयल के बढ़ने या गिरने पे फ़र्क पड़ता है, इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि अपनी ONGC हो गई, जो भी ऑयल से रिलेटेड कंपनी, NTPC हो गई, जो भी रिलेटेड है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से, NTPC, गेल, ONGC और अपना पेंट की कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है जिससे आप अगर आप एक गूगल सर्च भी करोगे ना, सिंपली एक गूगल सर्च करके भी देखोगे तो भी आपको सारी कंपनी मिल जाएंगी। तो उनमें जो है अफेक्ट पड़ता है। अब उनमें क्या अफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस आपको मैंने दिखाया कि अगर यहाँ से बढ़ता है सपोर्ट लेके तो इंक्रीज़ हो सकता है। तो उसमें किस किस कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है, किन किन कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है, उनमें हो सकता है, देखो अगर आप सोच के देखो एक बार कि किन कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है। वो कंपनियां जो बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? जो प्रोडक्शन कर रही हैं उनको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्यों होगा? क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कर रही हैं वो अपनी ज़्यादा रेट पे बेच पाएंगे। जब क्रूड ऑयल का भाव ज़्यादा होगा तो वो जो लोग खरीद रहे हैं उनसे तो उनको ज़्यादा रेट पे बेचेंगे, ठीक है, तो उनको प्रॉफिट होगा। और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन कौन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंट की कंपनियां, टायर की कंपनियां, आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो टायर बनाती है, पेंट बनाती है एंड अपनी टेक्सटाइल की कंपनियां, और बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की कंपनियां, ये बहुत कंपनियां अगर आप देखोगे ना सर्च करके तो आपको बहुत कंपनी मिल जाएंगी। तो उन कंपनीज़ में आप जाके देखोगे उनका प्राइस गिरेगा। क्यों गिरेगा? इस रीज़न से गिरेगा क्योंकि जो मेन होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो B2B बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक बड़ी कंपनी से डील करती है, NTPC ट्रेड कर रही है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो अपनी जो कॉस्ट है अगर इंपोर्ट करती है तेल, NTPC तेल को इंपोर्ट करती है, तो जो NTPC है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है बाहर से। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उनको महंगे में मिलेगा। तो अगर उनको महंगे में मिलेगा तो वो अपनी कॉस्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड कर सकती है। मतलब जैसे कि कंज्यूमर जो कंपनियां होती हैं, जैसे एशियन पेंट हो गई, अपनी बर्जर पेंट्स हो गई, टायर की कंपनी हो गई, MRF हो गई, जो भी टायर बनाती है, मिशलिन वगैरह, ये जो कंपनीज होती हैं इन कंपनीज को फ़र्क पड़ेगा। ये जो कॉस्ट होती है, जैसे पहले ये जो क्रूड ऑयल ले रहे थे वो मान लो 70 रुपये का ले रहे थे, NTPC वाले 70 रुपये का NTPC वाले तेल ले रहे थे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब उनको मिल रहा है 75 में। तो ये जो 5 रुपये की कॉस्ट है ये अपनी आगे जो कंपनियों को बेच रहे हैं ना, ये खुद थोड़ी सारा यूज़ में लेते हैं, वो आगे बेचते भी हैं ना। कोई भी जो जैसे ONGC है तो ONGC आगे बेचती भी है, आगे देती भी है कंपनी को, ठीक है। तो अगर इनको देना है तो ये 5 रुपये है जो ये अपनी कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हैं वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरी कंपनीज को, है ना। तो उन्होंने फॉरवर्ड करी, जैसे कि एशियन पेंट को फॉरवर्ड कर दी, एशियन पेंट को फॉरवर्ड कर दी। अब ये क्या बनाएंगे इससे? ये पेंट बनाएंगे। अब इनसे पेंट कौन खरीदता है? हम जैसे लोग, अपने जैसे लोग खरीदते हैं। तो ये 5 रुपये अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि 5 रुपये इनको प्रोडक्ट में ऐड करने हैं, इनकी तो पूरी कॉस्ट है। ये 1 लीटर तेल थोड़ी ले रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि 1 लीटर तेल ले रहे हैं तो 5 रुपये बढ़ा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत बैरल्स में तेल लेते हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए, बट एशियन पेंट अपन को, हम जो इसके कस्टमर्स हैं या फिर और भी बहुत कंपनीज है जो इनकी एशियन पेंट की कस्टमर है, जो इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ जो एशियन पेंट का पेंट लगाती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, घर बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, तो वो जो है एशियन पेंट से पेंट लेती हैं। तो उनको वो कॉस्ट जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं पूरी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, वो किसी और से पेंट ले सकते हैं। तो
ऐसे ही इनके पास कंपटीशन है, पर जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास इतना कंपटीशन नहीं है जो बड़े लेवल पे हैं, तो वो अपनी कॉस्ट जो है आगे फॉरवर्ड कर सकती हैं। बट जो ये जो है जो B2C, मैंने आपको क्या बताया था, जो B2B में इन्वॉल्व है वो अपनी कॉस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो B2C में इन्वॉल्व है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट दे रही है, वो अपनी कॉस्ट को फॉरवर्ड नहीं कर सकती हैं। तो इसकी वजह से इनको जो है कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। जो एशियन पेंट और बजट पेंट्स हैं, जो कस्टमर को सामान दे रही है, उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, तो उन कंपनीज़ को लॉस होगा, इसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइस डाउन आ सकते हैं। अब जैसे कि आपने क्या देखा, ठीक है, आपको क्रूड ऑयल का समझ आ गया मोटा मोटी, अब आप इसके खुद भी रिसर्च करना। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया कि हमने ये रिसर्च करी, हमें ये पता चला, तो इससे क्या है, नॉलेज बढ़ती है सब लोगों की। अब लोग कमेंट आके पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि हाँ यार ये भी चीज़ें हैं, तो सब में अवेयरनेस फैलती है, सब चीज़ें देखते हैं। अब ये कई लोगों को तो पता भी नहीं है चीज़ें कि क्रूड ऑयल के हम क्यों देखें, हम तो करते ही नहीं ट्रेड। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। अब जैसे नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस कौन कौन सी कंपनी यूज़ में लेती है, नेचुरल गैस कहाँ काम में आती है, आप बताइए। अब आपने जैसे नाम सुना हो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का, पेट्रोनेट्स जो सीएनजी अपनी गाड़ियों में डलता है, सीएनजी, एलपीजी सिलेंडर्स होती हैं, गुजरात गैस, महासागर गैस, अदानी गैस, ये सारी कंपनीज है जो नेचुरल गैस का प्रोडक्ट यूज़ में लेती हैं। तो अब आप फिगर आउट करिए इसमें कि कौन कौन कंपनी, किस किस कंपनी को, कौन कौन सी कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है, कौन किन कौन कंपनीज़ को बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप फिगर आउट करिए कि कौन से कमोडिटी के बढ़ने या गिरने से कौन कौन सी कंपनीज़ को, या आप सिंपल गूगल करेंगे ना, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर सिंपल गूगल करेंगे तो ये आपको चीज़ें समझ आने शुरू हो जाएंगी। कॉपर है, जैसे कॉपर है, तो कॉपर में कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हिंद कॉपर है, हिंदुस्तान कॉपर है ना, वेदांता है, हिंडाल्को है, तीनों कंपनी मैंने बताई, हिंडाल्को, हिंद कॉपर और अपना वेदांता, और भी हैं। तो ये क्या करती हैं, ये इंपोर्ट भी करती हैं एंड बट इनकी खुद की भी माइनिंग्स हैं। ठीक है, तो अगर कॉपर के प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। मैंने क्या बताया, जो बड़ी कंपनी होती हैं वो कॉस्ट फॉरवर्ड भी कर सकती हैं, बट ये तो खुद भी इंपोर्ट, मतलब ये तो खुद भी एक्सपोर्ट करती हैं। जो हिंद कॉपर, वेदांता और ये सब हैं कंपनी, ये तो खुद भी एक्सपोर्ट करती हैं। अगर कॉपर के प्राइजेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज को बेनिफिट होगा, किन कंपनीज को लॉस होगा अगर कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जैसे ये जो प्रोडक्शन में आती हैं जो कंपनी, जैसे कि हिंद कॉपर, हिंडाल्को एंड ये सब जो मैंने आपको बताया अभी, तो इन कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। ठीक है, इन कंपनीज़ को बेनिफिट होगा, बट लॉस किन कंपनीज़ को होगा, लॉस होगा जो वायर की केबल्स होती है। कॉपर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है एक वायर की कंपनीज़ में, हैवेल्स यूज़ करता है, फिनोलेक्स केबल यूज़ करते हैं, बिरला केबल हो गया, पॉलीकैब हो गया, फिनोलेक्स हो गया, केआई इंडस्ट्रीज़ हो गया, आरआर केबल्स हो गया। तो ये कंपनियां जो हैं ये कॉपर का यूज़ करती हैं। अब ये क्या है, जो ये B2C में है, मतलब ये तार बना के कस्टमर्स को बेचती हैं। तो ये अपने, अगर कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो ये कॉस्ट अपनी जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं कस्टमर्स को अपने। बट जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो B2B बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो अपनी कॉस्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि वेदांता, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, ये सारी कंपनियां आगे फॉरवर्ड भी कर सकती हैं इनको। ठीक है, तो हमें इससे क्या जानने को मिला कि कमोडिटी से हम कौन कौन, जैसे अगर आपको पता चला कि कहीं पे वार हो रही है, ठीक है, अब आपको इसमें पता चला कि कहीं वार हो रही है तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। अब आप क्रूड ऑयल में तो ट्रेड करते ना, आप बोलोगे, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको देख के किन किन कंपनियों को ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि हम अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट कैसे लें। अगर कहीं पे कॉपर का शॉर्टेज आ गया तो उसकी वजह से अगर कॉपर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम किन किन कंपनीज़ में जाके देख सकते हैं, कौन किन कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेचुरल गैस में कुछ होता है तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड का प्राइस देखते हैं कहीं। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, अब आप इसको एक इनिशिएटिव लेके आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ों में ट्रेड कर सकते हो। आप इनको एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, उस लिस्ट को आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं कि मैंने देखो ये किया, तो इससे नॉलेज बढ़ेगी आप सबकी। ठीक है, अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर कौन कौन सी कंपनीज में होता है, सिल्वर टीवी में यूज़ होता है, सिल्वर अपना नॉर्मल ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, सिल्वर कॉइन्स होते हैं, सिल्वर एक प्रीशियस मेटल होता है सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर आप पता लगाओ कि कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों में सिल्वर यूज़ होता है एंड किन किन कंपनीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि टाइटन है ना, तो ये यूज़ करती है सिल्वर का क्योंकि ये ज्वेलरी वगैरह बनाती है। ठीक है, तो अगर इसके प्राइजेस बढ़ेंगे तो उनको अफेक्ट करेगा, उनकी कॉस्ट में अफेक्ट करेगा। तो ऐसे ही आप जो है जितने भी मेटल्स हैं, जो मेजर मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो मेजर मेटल जैसे स्टील का प्राइस है, आयरन का प्राइस है, तो अगर इनका प्राइस बढ़ता है तो किन किन कंपनीज को अफेक्ट होगा। ठीक है, B2B बिजनेस में कौन इन्वॉल्व है, B2C बिजनेसेस में कौन इन्वॉल्व है,
तो उनमें से किसको बेनिफिट हो सकता है, किनको बेनिफिट नहीं हो सकता। उसके बाद उन कंपनीज के चार्ट एनालाइज करो कि हाँ इनका चार्ट पैटर्न भी बुलिश होने वाला है, क्योंकि अगर आपको उस कंपनी या गिरेगी या बढ़ेगी तो वो पहले आपको चार्ट बता देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनमें पोजीशन बनाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से हम एक कमोडिटी को लेके अपने स्टॉक मार्केट में जो है एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें इजीली ट्रेड पंच कर सकते हैं और ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे जो है, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, करेंसी के बारे में बताऊंगा मैं एक वीडियो में आपको कि करेंसी से कैसे हमें पता चलता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, कौन से स्टॉक्स में जो है तेज़ी मंदी हो सकती है, या फिर कौन से सेक्टर्स में उसकी वजह से जो अगर करेंसी की वजह से तेज़ी मंदी हो सकती है। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको एक दो वीडियो बाद, अगली वीडियो तो जो मेरी आ रही है वो माइंड के ऊपर आ रही है कि हम ट्रेडिंग और माइंड को कैसे, जो हमारी साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो 80% साइकोलॉजी होती है, 20% टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये आपको अभी से अगर जो भी शुरू कर रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं फालतू। ये आपको जब आपको टाइम हो जाएगा ना मार्केट में, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। अभी मैं मेरे को खुद भी पता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, साइकोलॉजी कुछ नहीं होती, मुझे पता है। बट साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये चीज़ें दो दो तीन तीन साल बाद पता चलेंगी। तो जितनी जल्दी आप वो समझ लोगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप ये डिसाइड करो कि आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में या फिर आपको टाइम चाहिए अभी, ठीक है। तो उन चीज़ों के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड्स करेंगे और करते रहो ट्रेड यार, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, करते रहना है। सबसे बड़ा जो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ कि डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है ट्रेडिंग को। छोटे 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 लॉस देख के करते रहो करते रहो करते रहो, मास्टर कर लो एक स्किल को, एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने पकड़ी हो कैलेंडर स्प्रेड्स है, तो मैं कैलेंडर स्प्रेड्स ही ट्रेड करता हूँ बस। और दूसरे अकाउंट में, छोटे अकाउंट से मैं अपनी स्ट्रैटेजी दूसरी भी ट्राई करता रहता हूँ। बट एक जो मेरा मेन जो अकाउंट है उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड्स ट्रेड करता हूँ मैं, वो भी बाई वीकली या फिर मंथली में, ठीक है। अगर प्रीमियम्स कम है तो मैं मेजरली मंथली या फिर थर्ड वीक में चला जाता हूँ मंथ के। अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो फिर बाई वीकली भी कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से करो यार, और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, करते रहना है, लास्ट से करते रहना है, चाहे हारो जीतो भूल जाओ ये चीज़ें। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार इसको मास्टर कर लिया ना, लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी, पेरेंट्स की भी, तुम्हारी भी, खुद की, सबकी, ठीक। और लगे रहो, ठीक है। एक्सक्यूजेज मत दिया करो लाइफ में कि उठा नहीं जा रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, कैसे करूँ। नहीं, नहीं उठा जा रहा, उठो। आप माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको माइंड को कंट्रोल करना है। आपका माइंड, आपका मन, मन कुछ नहीं होता, मन को आप कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने मन को कंट्रोल करो, मन आपको कंट्रोल करता है। अगर आप नोटिस करोगे इस बात को तो ये बहुत अच्छी बात है कि मन जो है आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको किस किस खाने में टेस्ट आता है, आपको गंदा खाने में टेस्ट आता है हमेशा। क्यों? क्योंकि आपको मन कह रहा है कि यार इसमें मेरे को मज़ा आएगा। मज़ा आप ढूंढते हो, हर छोटी छोटी चीज़ में मज़ा ढूंढते हो कि मेरे को मज़ा किस में मिलेगा। दुख देना शुरू करो खुद को कि नहीं यार मैं ये करूँगा, मेरे को सुबह, मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी 5 बजे उठ के मैं जॉगिंग पर जाता हूँ। मुझे भी एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं करता हूँ। मुझे अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये ओट्स वोट्स खाने अच्छे नहीं लगते, फिर भी मेरे को खाना पड़ता है। तो अपने माइंड को ट्रेन करो यार, माइंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा, साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग और साइकोलॉजी कैसे जो है हम उसको मैच करके एक बहुत अच्छा माइंडसेट अपना बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर, और शेयर कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू।